बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रौनक ईद के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के पूरे महीने आप लोगों के सामने हाजिर रहे और इफ्तार ट्रांसमिशन या इफ्तार नशरियात जो है वो आपके सामने पेश करते रहे। अब ऐसा मुमकिन नहीं था कि ईद के मौके पे हम आपकी ईद की खुशियों में शरीक ना होते, इसलिए ये ट्रांसमिशन लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इस ट्रांसमिशन में मुख्तलिफ जो मेहमान शख्सियात शिरकत करती हैं वो अपनी अपनी फील्ड की प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं। तो इसी तरह आज हमने कोशिश की है कि ज़रा डाइवर्स पर्सनालिटीज़ से आपकी मुलाकात करवाएं, जहाँ एक तरफ ताजिर मौजूद हो, वहीं सियासतदान भी हों और वहीं हमारी नौजवान नस्ल के नुमाइंदे भी मौजूद हों। तो आज जो मेरे पहले मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ वैसे तो तजारत से है, ताजिर रहनुमा है, लेकिन ताजिरों की सियासत करते करते ये मेन स्ट्रीम जो सियासत है उसमें, यानी जो कौमी धारी की सियासत है उसमें भी दाखिल हुए। इलेक्शन इन्होंने लड़ा लेकिन इलेक्शन में कामयाबी तो हासिल नहीं कर सके, लेकिन अब सियासत का एक तजुर्बा जो है वो इनको हासिल हो चुका है। वैसे भी तकरीबन हमारी ईद या बकरीद की हर साल की ट्रांसमिशन में मौजूद ज़रूर होते हैं, इसलिए कि ख़ास हमारी इनसे दोस्ती भी है। और कुछ ताजरों के मसाइल भी ऐसे हैं कि कोई हुकूमत हो, कोई दौर हो, लेकिन ना ताजरों के मसाइल ख़त्म होते हैं और ना इनकी आवाज़ बुलंद होना रुकती है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शर्जील गोपलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। शर्जील भाई, ईद मुबारक आपको। खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। वेलकम सर, वेलकम। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है रहनुमा मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान साजिद अहमद साहब। हमने खुश आमदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं साजिद भाई? बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मोहब्बत है आपकी माशाल्लाह। और कुछ होना, हमारा ईद का जो मुलाकात का रिश्ता है वो कायम रहता है और हर साल की मुलाकात से मजबूत होता जा रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ एक और बड़ी अच्छी सी गेस्ट हैं जो कि सोशल मीडिया ट्रेनर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, अपना पर्सनल बिजनेस भी करती हैं और नौजवानों को ट्रेनिंग देती हैं सोशल मीडिया यूजेज के हवाले से, ई कॉमर्स के हवाले से। माहिन अंजुम हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। खैरियत से जी, वेलकम। शर्जील साहब, आप बताइएगा सर सबसे पहले तो कि ईद का पहला दिन कैसा गुजरा, कैसी गुजर रही है ईद? बस मैं कल ही वापस आया उम्रे से, तो थोड़ी थकन भी थी और ये जिस तरह रूटीन है लोगों से मिलना मिलाना, फैमिली से खास तौर पे पूरा दिन इसी तरीके से गुजरा, मिलने मिलाना। सर सबसे पहले तो आपको उम्रे की बहुत बहुत मुबारकबाद माशाल्लाह। और मेरे ख्याल में शायद ताजुरों में से शायद ही कोई ऐसा हो जो कि रमज़ान में जो उम्रे पे ना गया हो। वैसे रमज़ान में असल में उम्रे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि हज के बराबर का सवाब है। बेशक। तो फिर आपकी इबादत के जो आखिरी अशरा होता है वो पूरा आपका इबादत में वहीं गुजर जाता है। तो वो एक, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि इबादत में आसानी होती है उस तरीके से, क्योंकि आप अगर यहाँ पे हैं तो आखिरी जो इबादत का अशरा है शब कदर वाला, तो वो फिर आप इस तरीके से फोकस नहीं कर सकते जिस तरीके से आप वहाँ मक्का या मदीना में आपको फोकस हो जाता है। और फिर माशाल्लाह कितने दिन का स्टे वहाँ पे रहा? मेरा मदीना 15 दिन का होता है हमेशा। 15 दिन का? 5 दिन में शुरू किया होता हूँ मक्का और उसके बाद आखिरी। सर अब आम आदमी की दस्तरस में है उम्रा करना रमज़ान में? या मुश्किल हो गया, मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। खर्चे बहुत बढ़ गए हैं और सबसे बड़ी बात होटल्स बहुत महंगे, फिर वहाँ पे रिहाइश के अलावा और भी जो लोकल अखराजात हैं। मैंने सुना टिकट भी तो 4-4 लाख 5-5 लाख की टिकट। नहीं, टिकट तो फिर भी आपको मिल जाता है क्योंकि इतनी एयरलाइन से हुई हैं, लेकिन फिर भी आपको 1,30,000-35,000 से लेके 2.5 लाख तक टिकट इकॉनमी मिल जाती है। मिल जाता है। उसका मसला नहीं, असल मसला है होटल्स। और पहले मदीना में ये पोजीशन थी कि मदीने में 200-250 रियाल में आपको पर डे मिल जाता था। 3-4 दिन आप वहाँ रह जाते थे, 3-4 दिन मक्का तो आपको मैनेज हो जाते थे। लेकिन अब जिस तरीके से आखिरी अशरा मक्का में लेना पड़ता है, इस तरीके से मदीने में भी। और पिछले 2 साल से मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे पाकिस्तानी लोग जो इस तरीके से वहाँ पे सट्टा कर रहे हैं होटलर्स का, ये भी अच्छी बात नहीं है। इस बार जो इन्होंने हरकत की है, पिछली दफ़ा इन्होंने 10 दिन का अशरा करा था, इस बार इन्होंने बोला कि आखिरी अशरा 12 रातों का आपको लेना पड़ेगा। 12 रातों का। और कम से कम जो वहाँ पे रेट था वो आपका 500 रियाल पर डे, तो 6,000 रियाल 6,000 रियाल आपको देने ही देने थे। तो ये और किस टाइप का होटल, किस टाइप का दिया था? होटल तो 3 स्टार टाइप के होटल्स हैं वहाँ पे, जो भी आपके फर्स्ट रो, ये होटल के पैसे जो लिए होटल्स के पैसे, लेकिन फर्स्ट रो जो आपका है जन्नतुल बकी के सामने वो 800-900 रियाल पर डे पे जाता है आखिरी अशरे में। और अगर आप इस तरफ चले जाएँ दारुल तकवा वगैरह की तरफ, तो वो तो आपको पता है कि कम से कम भी 15,000 रियाल से लेके 20,000 रियाल एक अशरे का होता है। तो वो बहुत महंगा होता जा रहा है, बहुत महंगा होता जा रहा है, तो आम लोगों की दस्तर से बाहर होता जा रहा है। और इस चीज़ पे सऊदी हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि ये ऐसा फरीज़ा है जिसके लिए उनको भी थोड़ा सा लोगों को वहाँ चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है। साइद भाई, कैसी गुजर रही है ईद, ये बताएं। जी साहब, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, रमज़ान बहुत अच्छे गुजरे। रोज़ा और उसके बाद तरावी माशाल्लाह, तरावी के बाद दर्स तदरीस का प्रोग्राम, माशाल्लाह माशाल्लाह, कुरान जितना पढ़ाते थे उसका तर्जुमा,
और उसके बाद तकरीबन रातें जग के गुजारी, अच्छा लगा, मज़ा आया। क्या बात है। आपकी रूहानियत में इजाफा होता जा रहा है माशाल्लाह। ये उम्र के साथ साथ हो रहा है, अल्लाह का शुक्र, या हालात की वजह से या किस वजह से? साथ साथ इंसान इस तरफ बढ़ता है। हाँ। अल्लाह वैसे भी देखिए हालात बेहतर है वैसे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। नमाज वैसे देखिए, नमाज तो वैसे तो सब ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, कोई नमाज पढ़ के इंसान ऐसा नहीं सही क्या। और वैसे भी इबादतें रियाजतें कर कर खुशू खुशू बढ़ जाता है। फिर वैसे भी इबादतें रियाजतें कर कर मतलब अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें ज़रूरत है अल्लाह ताला की। हाँ, आजकल तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हमेशा से है। हाँ ज़रूरत है हमेशा से रहेंगी ना उसकी। नहीं, मैं हालात की वजह से कह रहा हूँ, लेकिन हालात की वजह से ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ। लेकिन बहरहाल एक वक्त आता है कि तमाम मसाइल का हल, अब अल्लाह ज़्यादा याद आने लगा है आप लोगों को। नहीं ऐसा नहीं है, हाँ ऐसा नहीं, हमेशा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि हाँ मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं। नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह, नहीं आप तो माशाल्लाह हमेशा से नमाज के पाबंद ना, ठीक है, बिल्कुल सही बात के साथ साथ कोई लाइफ का ऐसे टर्न आता है, हाँ हाँ हाँ, यू टर्न आता है, इंसान वाकई में टर्न होता है उस तरफ और समझता है बात को। देखिए मिसाल के तौर पर कुछ लोग पार्टियां बदल लेते हैं, कुछ और काम करते हैं, कुछ अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर लेते हैं, ऐसा भी होता है। देखिए जो अभी एक हदीस मैंने सुनी, उसके बारे में, हसद के बारे में। हाँ अच्छा, हसद एक कॉमन लफ्ज़ है और उसको हम नॉर्मल लेते हैं बहुत ना। हाँ, हसद के बारे में ये है कि हसद मिसाल के तौर पर, अगर आप मेरे घर के साथ, हम दोनों किराए पर रहते हैं किसी गली के अंदर, और आपने घर खरीद लिया, अब मेरी दो सोच होंगी उस पर ना। हाँ। एक तो ये कि यार डॉक्टर साहब, एक जायज़ हसद है, एक नाजायज़ है। एक तो ये होगी ना कि ना डॉक्टर साहब अल्लाह ताला मुझे भी दे। जी हाँ, नहीं दो सोच है, नेगेटिव सोच होगी पहले ना। पहले नेगेटिव सोच ये होगी कि यार इस मकान डॉक्टर साहब ने कैसे ले लिया, मेरा नहीं तो इनका भी नहीं, इनका भी, हाँ ये गलत है। दूसरी थॉट उसकी ये होगी कि या तो इस पर मेरा हक था, इन्होंने कैसे ले लिया। अब दीन क्या बता रहा है उसके बारे में? देखिए दीन ये बता रहा है उसके बारे में कि अगर डॉक्टर साहब ने एक मकान ले लिया, आप दुआ करें अल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र तेरा एहसान है, डॉक्टर साहब को 2 मकान दे, डॉक्टर साहब को 2 गाड़ियाँ दे, ऐ मेरे परवरदिगार अल्लाह मुझे भी तू दे देना। सर लेकिन एक होता है रश्क कहते हैं, वो जायज़ हसद है कि रश्क जो है ना, मैं आपको देखूँ, मैं कोई यार आप पार्टी में इतनी ऊंची पोजीशन पे पहुंच गए माशाल्लाह, और अच्छा वो मैं सोचूं यार मैं भी चाहे अपनी जिस फील्ड में हो तो मुझे साजिद भाई जैसा मकाम दे, तो ये जायज़ है कि मैं किसी को देख के वैसी ख्वाहिश करो। थर्ड पोजीशन जो मैंने बताया ना आपको, दो, हाँ, अल्लाह और दे इनको, अल्लाह पाक मुझे भी दे दे। हाँ, देखिए मांगने का तरीका उससे डिफरेंट है बिल्कुल। लेकिन हसद के बारे में बताया कि जो लोग हसद करते हैं, हाँ, उनका बिल्कुल ऐसा है कि जो जिंदगी भर उन्होंने नेकियां की ना, वो सारी तमाम मायने खामोशी के साथ, बिल्कुल इस तरह जैसे गेहूं घुन को खा जाते हैं, घुन को खाई, बिल्कुल सही फरमाया था। तो शायद मैं मजीद बात करेंगे क्योंकि अजान का वक्त है, पेशा की अजान का वक्फा है। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए हमारी खुशी नशरियात रौनक ईद, क्योंकि रमज़ान करीम जो है वो ज़बान पे इस तरह चढ़ी, पूरे 30 दिन रमज़ान की ट्रांसमिशन करता रहा हूँ, तो इसलिए अब रौनक ईद यानी ईद की ट्रांसमिशन जो है उसमें आप दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। जी नाज़रीन वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रौनक ईद। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद है शर्जील गोपलानी साहब, ताजिर रहनुमा हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के भी रहनुमा, इलेक्शन लड़ चुके हैं, आगे अब इनसे जानेंगे क्या इरादे हैं इनके। साजिद अहमद साहब रहनुमा पाकिस्तान यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और साबिक मेंबर नेशनल असेंबली हमारे साथ मौजूद हैं, और माहीन अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सोशल मीडिया ट्रेनर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और साथ साथ जो हैं वो नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी कर रही हैं। ब्रेक पे जाने से पहले शर्जील भाई से और साजिद भाई से बात हुई थी। माहीन आप बताइएगा कैसी जा रही है ईद, क्या चल रहा है? जबरदस्त जा रही है। कैसी रही ईद? तो कहते ही हैं लड़कियों की होती है नहीं नहीं, काम साथ साथ चलता रहा है, काम भी चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, क्योंकि ईद अच्छी करनी है तो काम अच्छा करना पड़ता है ना। अच्छा, यानी डॉलर कंटिन्यूसली आपको मारेंगे हैं? बिल्कुल। तो लोग इतने परेशान हैं डॉलर के लिए, और आपके काम में ज्यादातर डॉलर ही आते हैं। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। बस कोशिश ये है कि अवेयरनेस दे सकें कि 9 to 5 की जॉब से आपकी ईद रमजान अच्छे नहीं हो सकते। जिस तरीके से महंगाई हो रही है। आप क्या करती हैं? 16 घंटे काम करती हैं दिन में? नहीं, 16 घंटे काम नहीं करती हूँ मैं, काम उतना करती हूँ जितना मुझे करना होता है। अच्छा, कहती हैं सोशल एक्टिविस्ट ज्यादातर रात में काम कर रहे होते हैं? नहीं, इतनी नीड नहीं है। जब मुझे जरूरत होती है कि अगर कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं, जाहिर सी बात है कि हम यूएस के अकाउंट हैंडल कर रहे होते हैं, तो क्लाइंट से मीटिंग होती है तो रात भर जाग लेते हैं, लेकिन अगर क्लाइंट से मीटिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ जब रात होती है वहाँ दिन हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए बात दफा इंटरनेशनली काम करना है तो आपको रात में जागना पड़ता है। नहीं, लेकिन नहीं, इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो यूजुअली न्यूयॉर्क के, और जब मीटिंग होती है तो उस वक्त मैं जाके मीटिंग कर लेती हूँ कि उनको अपडेट दे रही होती हूँ कि ये हुआ है। लेकिन जब मीटिंग नहीं होती है तो उस वक्त मैं काम अपने हिसाब से करती हूँ। अच्छा। और अवेयरनेस देने का भी मकसद यही है कि 9 to 5 की जॉब से आप उतना अर्न नहीं कर सकते जितना आप फ्रीलांसिंग से कर सकते हैं। ठीक है, इतनी तवज्जो आप अवेयरनेस देती हैं, आप नहीं सोचती कि हर आदमी अगर ये काम करने लगेगा तो आपका क्या होगा? नहीं, मेरा काम मेरा है, अल्लाह ताला जिसका जो नसीब है उस हिसाब से मिलेगा।
तो मैं तो कभी बताते हुए झिझकती भी नहीं हूँ। और लास्ट मैंने जो अपनी जॉब छोड़ी थी उसका भी रीजन यही था कि उनकी कोशिश थी कि आप काफी चीजें हिडन रखें, तो उस पर इख्तलाफ हो गया था मेरा कि मैं हिडन नहीं रख सकती, जो चीजें जिसका नसीब है उसको मिलेगा। और अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं या फिर आप वो बन रहे हैं कि हमें अवेयरनेस देनी है, बताना है, हेल्प करना है अपनी जनरेशन की, तो लाजमी सी बात है कि हमें सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। बीच रास्ते से थोड़ी किसी को भी ट्रेनिंग देके छोड़ सकते हैं। सही बात है। तो कितनी ट्रेनिंग कितने दिन में देती हैं आप ट्रेनिंग, या क्या? देखिए ट्रेनिंग तो 1.5 मंथ्स की होती है, लेकिन आगे से फिर जितनी भी स्ट्रगल्स होती हैं सामने आपके खुद की हैं। ठीक है। और आप खुद फीस चार्ज करती हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट भी देती हैं? जहाँ जरूरत होती है वहाँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ, बाकी मैं नहीं चार्ज करती, मैं इंस्टीट्यूट पे एज अ ट्रेनर हूँ। बाकी अगर जहाँ मुझे जरूरत होती है वहाँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देती हूँ। अलबत्ता मेरी वीडियोस इतनी सारी, उसमें तकरीबन तो मैंने सिखा दिया है फ्री में। अब जैसे शर्जील भाई का काम है टिम्बर का, इसको कहते हैं कि अगर इसको हम ई कॉमर्स पे लेके जाएं तो पूरी दुनिया में हम पता नहीं क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। और हम जो है बहुत सी अपनी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो हमने अंडरमाइन की हुई हैं, जिसे हम शायद ई कॉमर्स पे नहीं लेके जाते हैं। तो क्या बात, ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। बल्कि अपने इंस्टीट्यूट के साथ अभी एक कुछ बड़ी प्लानिंग्स मेरी चल रही हैं, उसमें यही है कि बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, क्योंकि मैं वो वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी है रेडबॉक्स पर। अच्छा। तो वो बिल्डर्स ऑफिस है और सारी कुछ बिल्डर्स के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके उसकी मार्केटिंग करते हैं। तो उनकी और मेरी मीटिंग इसी बात पे चल रही थी, लेकिन रमजान में टाइम नहीं मिला, तो हम उस पे ही मीटिंग कर रहे थे कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो अभी उसमें मार्केटिंग में और फिर किसी भी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, अभी जमीन लेने में और उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो हम जो है उनको फ्रीलांसिंग की तरफ लाएंगे, उनको दूसरी मार्केट प्लेसेस की तरफ लाएंगे, क्योंकि कई इन्वेस्टर्स हैं जो अभी इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट्स में नहीं करना चाह रहे। तो बस वो रमजान की वजह से थोड़ा थोड़ा डिले होता रहा, लेकिन अब देखिए ईद के बाद यही प्लान है कि इसको हम स्टार्टअप करेंगे और दोबारा से चलाएंगे। बिल्कुल, अब इसको प्लान करना बड़ा आसान तरीका है। अमेरिका से प्रोडक्ट्स उठा के अमेज़न पे डाल के वहीं से भेज देते हैं और वहीं से वहीं पेमेंट जो है ना राउट करा देते हैं। लेकिन अमेज़न पे बिजनेस अभी थोड़ा सा टफ है। टफ ये है कि अगर अमेज़न पे हम प्राइवेट लेबल करते हैं। आप तो टिकटॉक मार्केट भी कर रही है ना? टिकटॉक मार्केट प्लेसेस, टिकटॉक मार्केट में यही काम करती है, वहीं से प्रोडक्ट्स उठाई, वहीं से उस पे डाली और वहीं से बेच दी। लोकल सोर्सिंग बिल्कुल लोकल सोर्सिंग। ठीक है। तो शर्जील भाई, आप सियासत में क्या इरादा है आगे? फिर टीएलपी की सियासत में साथ चलेंगे या बस इलेक्शन लड़ने थे आपने? नहीं, देखें, इलेक्शन तक ही मामला था और मकसद सिर्फ एक ही है। पिछले आप तक को पता है 20-25 साल से बिजनेस पॉलिटिक्स में हम लोग हैं। अब जो मसाइल का जो शिकार होते हैं वो हमें नज़र ही आते हैं। मैं क्योंकि तकरीबन फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी की जो सेनेट या नेशनल असेंबली की जो मीटिंग्स होती हैं, तो बीइंग अ ट्रेड बॉडी एसोसिएशन में वो जाके अटेंड करता हूँ। और जो मुश्किलात आती हैं हर साल, जैसे कभी आरडी लगा दी, सही है, कभी इनकम टैक्स का इशू आ गया, कभी सेल टैक्स का इशू। अब इन्होंने एक नई चीज़ शुरू कर दी, आईपी इम्पोर्ट परमिट फॉर्म। तो ये मुश्किलात इसलिए आती हैं कि हमारे जो लोग मेंबर्स वहाँ बैठे हुए हैं उसमें से बेशतर लोग ऐसे हैं जिनका ट्रेड से ताल्लुक नहीं है। तो हर बंदा है ही, लेकिन ट्रेड का जो सिनेरियो है वो नहीं है पता। तो उस वजह से कोशिश की थी कि नेशनल असेंबली में जाके कोशिश करेंगे हम जो बिल्स आते हैं उससे पहले ही इन मामलात को देख लें, टैकल कर लिया जाए। देखें, एक चीज़ सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है आपकी ट्रेड में आपको मजबूत होना। मुल्क की जब तक माशी पोजीशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं जा सकते। तो आप देख लें, आपकी जीडीपी 1.9 पे खड़ी है, इंडिया 7% पे है, चाइना 4.9 पे है इन हालात में, जबकि आपके पास एक टाइम पे जब मुशर्रफ साहब के दौर में 7.8% तक आपकी जीडीपी गई थी। और उस वक्त आपको 60 रुपये जो डॉलर आपका ट्रेड हो रहा था, लेकिन उस वक्त भी महंगाई का रेशियो इस तरह नहीं था जिस तरह भी है। 25% इस साल आपके जो है महंगाई बढ़ेगी और बढ़ेगी। तो आप किस तरीके से सर्वाइव करेंगे? और सबसे बड़ी जो चीज़ है जिसकी आप समझते हैं कोई पार्टी इस वक्त बुरहान से निकाल सकती है पाकिस्तान को? पाकिस्तान को बुरहान से पाकिस्तानी ही निकाल सकते हैं। और टीएलपी निकाल सकती है? आपने टीएलपी हो नहीं, कि बात टीएलपी या पार्टी की नहीं है, बात है कि अंदर कोई थोड़ी सी सिंसियरनेस अगर हो तो निकल सकते हैं। और सबसे आसान एमक्यूएम को समझते हैं आप कराची के मसाइल हल कर सकती है? एमक्यूएम ने देखें कराची के मसाइल हल करना चाहे तो एमक्यूएम के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। एमक्यूएम के पास जो स्ट्रीट पावर और एमक्यूएम के पास जो यहाँ पे अक्सरियत रही है, अब किस वजह से हम इसमें आगे नहीं बढ़ सके वो तो एमक्यूएम वाले ज़्यादा बेहतर समझते होंगे, अच्छा, तो जानते होंगे, लेकिन हमें डिलीवर नहीं कर पाई। अगर आप देखा जाए तो अब तक हमारे साथ जो मसाइल रहे हैं, आज भी आप देखें जो स्ट्रीट क्राइम हमारे पास बढ़ा हुआ है, 50 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं रमज़ान के अंदर, आम शहीद। एक फौजी शहीद हुआ, अगले दिन उसका कातिल पकड़ा गया। अगर यही आम आवाम के लिए अगर हुकूमत करे तो हमें अफसोस है। एक फौजी का मजाक नहीं होता है, वो भी अफसोस की बात है, बहुत अफसोस जो है। मेजर बनना कोई मजाक नहीं है। एक फौजी कहाँ यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको बड़ी मेहनत होती है और अच्छा खासा मामला होते हैं। लेकिन एक आम आदमी के घर का अगर एक चिराग बुझ जाता है उसके भी तो उसके लिए तो आप ये सोचे ना कि उसकी तो दुनिया भी खत्म हो, आखिर उन बच्चों का क्या होना है। 50 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए, 300 के करीब लोग पिछले 6 माह में जख्मी हुए हैं इस शहर में, और कोई वाली वारिस नहीं है।
ट्रेड की आप पोजीशन देखें, इंडिया ने अपनी ओपन ट्रेड पॉलिसी जिस वक्त अनाउंस की है, आज इंडिया की मैशियत कहाँ से कहाँ चली गई। बांग्लादेश की ओपन ट्रेड पॉलिसी है, वो कहाँ से कहाँ चली गई। आप बात करते हैं कि हमारे पास लोग जो है रिटर्न फाइल नहीं करते, तो आज आपका FBR का महकमा किस जगह खड़ा हुआ है। FBR के महकमे में कितने लोग हैं जो क्या ऑटोमेशन पे क्यों नहीं जाते आप? दुनिया पूरी ऑटोमेशन पे तो है सर काफी हद तक। ऑटोमेशन पे होने के बाद भी हमें तो हम फेस कर रहे हैं ना चीजें। ताजिरों को मसला होता है, आम लोग तो जैसे मैंने तो आज तक आम लोग जो नहीं है सिस्टम में, वेबसाइट के अलावा कभी जाना नहीं पड़ा मुझे। देखिए बात ये है, आम लोगों को जो चीज सिस्टम में नहीं है ना, उनको आसानी है। जो सिस्टम में है, हमारे साथ होता क्या है, हमारा अकाउंट सील कर दिया जाता है, हमारा अकाउंट से पैसे उठा ले, और फिर अपील भी उन्हीं के पास करनी है। आपके पास कोर्ट में भी आप इस तरीके से नहीं जा सकते। अपील भी पहले आप डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, वो डिपार्टमेंट आपको रगड़ के रख देता है। सही बात, सारी चीजें थी जिसको जो है फोकस किया था कि इन चीजों को जाके वहाँ पे लाइमलाइट में लाके ओपन ट्रेड पॉलिसी एक दफा हो जाए, आपकी इंडस्ट्री थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल जाए और आपके डिपार्टमेंट कम हो जाए। आप 27 से ऊपर डिपार्टमेंट एक इंडस्ट्री को मॉनिटर कर रहे होते हैं। ठीक ठीक। एक्साइज को हम टैक्स अलग देते हैं और ट्रेड लाइसेंस की फीस हम अलग देते हैं। ठीक है। तो आप देखें इस तरीके से आप किस तरीके से चल सकते हैं मामला। आप लें टैक्स, इनकम टैक्स लें, इससे कोई दो राय नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ें तो बंद करें, बाकी चीज़ों को ठीक करें। ठीक है साजिद भाई, आपसे जानना चाहूँगा कि अब आवाम को किस तरह रिलीफ दें कि ईद भी आ गई, रमज़ान गुजर गए, आपकी पार्टी क्या प्लान कर रही है, किस तरीके से? वफाकी हुकूमत में तो एटलीस्ट है ना। अच्छा देखिए, जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रीट क्राइम की बात हुई कराची में, मैंने IG का स्टेटमेंट सुना था कुछ दिन पहले, का 2 दिन पहले की बात है। उसने कहा था कि जो भी डाकू या डकैत यहाँ पर आ रहे हैं वो यहाँ मुकामी लोग नहीं हैं, वो गैर मुकामी लोग बलूचिस्तान से या इंटीरियर से लगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा कराची एक तो माशी हब है पाकिस्तान का, और दुनिया में जो सिटीज़ होते हैं जो मुल्कों को पाल रहे होते हैं, उन सिटीज़ में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करवाई जाती है, वहाँ पर रोज़गार के ज़राए पैदा किए जाते हैं। अब आप देखिए, मुकामी लोग फूड पांडा बेचारे बेच रहे हैं, मुकामी लोग जॉबों के लिए तरस रहे हैं, और हो जा रहा है कि सब पाकिस्तानी हैं, अल्लाह के बंदे सारे हैं, सबके लिए आपको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए जॉब्स की और दीगर जो ज़रूरत आम आदमी की होती है। लेकिन इसमें हमने जो देखा है वो ज़्यादती नाइंसाफ़ी का तसल्सल कराची का स्पेशली जारी, वो आज से नहीं, बहुत पहले से। अच्छा, MQM से लोग तवक्कात करते हैं कि MQM बहुत कुछ करेगी, लेकिन MQM को MQM ने बहुत कुछ किया है शहर के लिए, ऐसा नहीं किया। अगर आप पाकिस्तान की तारीख उठा लें पूरी और देखें, अगर इस सिटी में कभी काम हुआ तो मुशर्रफ दौर, थोड़ी देर पहले आप मुशर्रफ दौर की बात कर रहे थे, आप यहाँ कर रहे थे ना कि ट्रेड बहुत अच्छा था, डॉलर बहुत नीचे था, उस वक्त रेट उसका बहुत नीचे था, बहुत तरक्की की उस ज़माने के अंदर पाकिस्तान में। तो उस वक्त जो मुशर्रफ साहब का जो गोल्स टारगेट्स थे, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सिर्फ कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान के बल्दियाती सिस्टम को पावरफुल किया था, पावरलेस नहीं किया था, उनके हाथ पाँव नहीं बांधे थे। उन्होंने डेवलपमेंट के फंड दिए और उस ज़माने में बहुत काम हुई कराची का। कराची में अंडर पासेस, ब्रिजेस, स्कूल्स, कॉलेज में हम ये समझते हैं कि कराची में अगर किसी ने काम किया तो MQM है। इससे पहले मुख्तलिफ मजहबी सियासी जमातें आई, हुकूमत करके चलेंगी। मिसाल के तौर पर आज मुर्तज़ा हाफ सिटी नाज़िम है, 7 साल हो गए बने हुए, कोई बता नहीं, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया उन्होंने। जमात इस्लामी ने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई शहर के लिए, हम देखते थे हाफिज़ साहब जगह जगह पहुँचे के इलेक्ट्रिक के मामला में, XYZ हर मामले में वो कूदे हुए थे। लेकिन गुज़श्ता 7 साल से उनके भी मुख्तलिफ टाउन नाज़मीन हैं, हम कहीं कोई तब्दीली नहीं देख रहे हैं। देखिए, इसके लिए ज़रूरी है कि एक तो इस शहर के मैंडेट को तस्लीम किया जाए, मैंडेट को तस्लीम ना करना भी बड़ा मसला मसाइल है। अच्छा, MQM हमेशा आताब का मैंडेट किसका है सर शहर में? मुकामी लोगों का जो है, मुकामी लोगों का है, उनको मिलना भी चाहिए। और फिर मैंडेट मिलने के बाद आप उनको कुछ दे तो हो, तो ये शहर मिसाल के तौर पर पाकिस्तान को इस शहर सिर्फ 40,000 अरब रुपये सालाना दे रहा है, या इसको आप 10 अरब दे दें सालाना, सही है। देखेंगे कि इस शहर की सड़कें बदल जाएगा। ठीक है। तो इस शहर के साथ भी इंसाफ करें, ज़रूरी ये भी है ना। अच्छा, इसके अलावा देखिए, अभी MQM गुज़श्ता इलेक्शन में MQM पाकिस्तान जीती है, और उसके बाद फ़ौरन रमज़ान भी आएगा। रमज़ान में वैसे ही माशाल्लाह इबादतें इतनी होती है कि सारे काम ब्रेक हो जाते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर दुनिया। तो अब देखिए, रमज़ान के बाद यकीनन अब हुकूमत पाकिस्तान के पास में जाना है, उनसे बातचीत करनी है, इस शहर के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जो MQM ने पहले भी गिनवा चुके, वो अनाउंस करवाने, आपने अनाउंस नहीं करवाना, उसमें इम्प्लीमेंट करवाना है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी
मुख्तलिफ लोग, नवाज शरीफ के ज़माने में उसको ओपनिंग की, इमरान खान साहब के ज़माने में ओपनिंग की, लेकिन उस काम स्टार्ट नहीं हुआ। अब सुनते हैं थोड़ा बहुत कुछ इन्होंने इंटरेस्ट लिया है दोबारा से शहबाज शरीफ साहब ने। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि एम के पास ऑप्शन क्या है पाकिस्तान में? एम के पास ऑप्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, हम उसके पास गए, नून लीग है इसके पास गया, पीटीआई उसके पास गया, लेकिन हमने सब जगह जाकर देखा कि कराची के मसले पर कोई सेंसिटिव नहीं है, ठीक है ना, कोई सेंसिटिव का मुजाहरा नहीं कर रहा। किसी को गिला ये कि मैंडेट नहीं दे रहा, किसी को गिला ये कि यार ये हमें, ये किसी को इस चीज़ की किसी को खुशी नहीं है कि पूरा पाकिस्तान को ये मुल्क पाल रहा है, ये शहर पाल रहा है, ठीक है ना। तो इस शहर को दें आप, इस शहर को बहुत कुछ नहीं, जितना मिसाल के तौर पर अगर आप इस शहर को फंड खुला कर करें तो ये शहर ही पाकिस्तान का कर्जा उतार देगा। ज़बरदस्त, बड़ी सी बात की आपने। उसी के साथ एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए हमारी खुसूसी नशरियात रौनक ईद। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी ईद नशरियात रौनक ईद। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद हैं शर्जील गोपलानी साहब, साजिद अहमद साहब और माहीन अंजुम। ईद के वाले से खुसूसी नशरियात कर रहे हैं। अब जानना चाहेंगे अपने मेहमानों से कि ईद का दिन कैसे गुजारते हैं। आज वैसे भी दूसरा दिन है, लेकिन फिर भी 3 दिन तक हमारे यहाँ ये रिवाज है ईद मनाने का। और अब तो जो है वो चूँकि छुट्टियाँ ज़्यादा हैं, लॉन्ग वीकेंड है, इसलिए हो सकता है लोग 5 दिन तक भी ईद मनाएं। और मेरे ख्याल में इतवार की रात तक जो है लोग ईद मनाते रहेंगे, ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। माहीन क्या रूटीन होता है ईद वाले दिन? ईद का रूटीन कुछ इतना खास होता नहीं है। सो जाती हैं आप? सोती रहती हैं? नहीं, ईद के दिन सोते नहीं है, बस ये कि रात भर जाके तैयारी करना है, उसके बाद गेस्ट आ रहे होते हैं, घर पे दावत होती है, पहला दिन तो ऐसे ही गुजरता है। कुकिंग करती हैं आप? शीर खुरमा और चीजें और जो बनाई जाती हैं घर की, कुकिंग में तो शामी कबाब, पुलाव और शीर खुरमा, ये तो हर घर की डिश है। चिकन कढ़ाई भी, चिकन कढ़ाई, बिरयानी, शामी कबाब, ये तो मस्ट बन रहा है। मस्ट है, ये मस्ट है हर घर में सुबह से। इसके अलावा केक वगैरह और ये वो तो फिर अलग चीज है, बाजार से जो चीज ले आए। नहीं, बाजार से नहीं, घर की बात कर रही हूँ। अच्छा, आप घर पे केक बनाती हैं? माशाल्लाह, अरे वाह क्या बात है। तो आपको कुकिंग भी अच्छी आती है? बहुत अच्छी, कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो कहे मैं नहीं बना सकती। नहीं। तो मैं यही बार बार कहती हूँ कि फोकस इस बात पे नहीं करें कि लड़कियों को शब्देग बनाई है आपने कभी? शब्देग एक चीज होती है। शब्देग? हाँ। नहीं, ये तो नाम पहली दफा सुन रही हूँ। नहीं बड़ा, आप साजिद भाई बताएं। मैंने पहले तो सुना। मशहूर है, आप बताइए। शर्जील भाई हमारे, आप लोग सब असल में छोटी छोटी उम्रों के लोग बैठे, इसलिए आपको नहीं पता। हम और शर्जील भाई ना पुराने लोग हैं। ये आपने खुद बनाया भी नाम? नहीं, शब्देग नाम का तो ड्रामा भी आता था। शब्देग आप बताएं। देखें, शब्देग अगर देखा जाए, बुरमा जो एक आइटम है सऊदी, पूरी रात उसको पकाया जाता है। पूरी रात पकाया था, इसलिए उसको शब्देग। आपका निहारी जो है, निहारी भी आपकी पूरी रात पकाई जाती है। हाँ, ठीक है। तो इस तरीके शब्देग भी बेसिकली ये दिल्ली वालों की आइटम है। हाँ, ठीक है, और बड़े मशहूर होती है। ये मशहूर है, ठीक है। तो क्या चीज होती है? चावल वाली होती है? ये शोरबे की चीज होती है, और ये जो आपके गोश्त में बनती थी। अब तो इसका टेस्ट ऐसा होता है कि आप सोच, जो कहते हैं एक दफा शब्देग खा लेना, उससे कोई और चीज अच्छी लगी। इतनी जबरदस्त टेस्ट। अब तो पकाने वाले भी लोग, पकाने वाले नहीं रहे, मेहनत भी करने वाले लोग नहीं है। पहले तो सिलबट्टे पे मसाले पीसे जाते थे, वो सारी मेहनत की जाती थी। हाँ, टेस्ट अलग होता था। अब वो चीज नहीं होती। हाँ। तो आपकी क्या फेवरेट डिश क्या है आपकी? मेरी फेवरेट डिश नॉर्मली बस जो घर में पक रहा होता है, बिरयानी हो गई, शामी कबाब, चिकन आइटम्स इतने खास पसंद नहीं है। नहीं है? फिर आपको क्या बीफ या नहीं, मटन? बीफ भी मैं नहीं खाती हूँ। तो फिर सब्जियां खाती हैं आप? इंडियन थाली आपके लिए मंगा दी जाए शौक से? नहीं, अब जो पकता है वो तो खाना पड़ता है ना। हाँ। तो बस उसी हिसाब से, लेकिन खाने से ज्यादा पकाने का शौक बहुत है। खुद नहीं खाती अपना पकाया हुआ? खुद इतना खाने का शौक नहीं है, लेकिन फ्री टाइम में बड़ा शौक होता है कि अच्छे से डेकोरेट। लोग डरते नहीं होंगे खाना पका रही हैं, खुद नहीं खा रही, पता नहीं क्यों नहीं खा रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छे से डेकोरेट करना, अच्छे से कुक करना, सर्व करना, ये मेरा फेवरेट काम है। ये सारा फिर दो लोगों को खिलाना, लोग मोटे हो जाएं लेकिन खुद डाइटिंग चलती रहती है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक, साजिद भाई आपका क्या रूटीन होता है ईद वाले दिन? अच्छा, चीजें सर्व करना ही फन है। हाँ, कोई मेहमान है, सर्व करें उसके, सर्व कर। हाँ, प्रेजेंटेशन जो होती है ना, उसको भी देख के बड़ा मुतासिर होता है इंसान यार। ऑफ कोर्स पता चलता है औरत का ना। हाँ, बिल्कुल तौर तरीका, सब सलीका पता चलता है। सलीका पता चलता है, जरूरी चीज है ना। हाँ, यकीनन नहीं कहा, ईद वाले दिन भी सुबह थोड़ा नाइट जगना और फिर सुबह थोड़ा नमाज पढ़ ली, उसके बाद आके सो जाना। उसके बाद फिर घर में जो पका होता खा पी लिया, आराम करते हैं आप, ये निकल जाते हैं, लोगों से मुलाकातें हैं। और ये उसके बाद हम फैमिली मेंबर के साथ, अभी मैं निकला हुआ था ना, कॉल आ गया तो मैं आ गया। फिर मुख्तलिफ रिश्तेदारों के पास जाना, उनसे। पहले एक ज़माने में सुनते हैं कि बाकायदा मरकज़ पे ड्यूटी लगती थी, सारे लोग पहुंचे होते थे, वो वाली चीज़ें अब नहीं है।
अच्छा जो पुराना ज़माना उसमें शौदा के घरों पे हम जाते थे, अभी भी जाते हैं हमारे लोग, एमपीएस जो सेटिंग है गए हैं हमारे, ईद सेटिंग एमपीएस वगैरह जाते हैं। हाँ, लेकिन जो बकरीद का शोदा कब्रिस्तान पे भी जाते हैं। फिर इसके अलावा जो बकरीद का टाइम हमारा बड़ा टफ होता था, वो तो खाले आप लोग जमा कर रहे होते थे। खाले जमा करना, हाँ, और तीसरे लास्ट दिन जो होता और किसी और को जमा भी नहीं करने देना। असल बात जो है वो पॉइंट ये पहले उसे जमा कर लो बेटा, उसके बाद हम देखेंगे तुम लेके नहीं जा सकोगे। ये देखे रमजान में ज़कात फित्रे वाला भी पोर्शन खत्म हो गया ना, वरना ज़कात फित्रे का भी एक पोर्शन था इनका। लेकिन देखिए वो एक जमाना होता कि सारी तंजीमें मिलके लगता ऐसा था इनकी जमा कर रही है। मुझे अच्छी तरह याद है आखिरी दफा इनकी जो खाले जमा हुई थी लास्ट टाइम जब इनका फिगर आया था 17 करोड़ रुपए, अमेजिंग था। हाँ। एक सियासी सर खालों का जो रेट खोलते थे ना वो यही लोग खोलते थे, और रेट गिर गया। अच्छा, जब ये लोग रेट खोलते थे तो 3000 रुपए की गाय, 3000 रुपए, हाँ 1200 रुपए की बकरी की 200 रुपए की 200 रुपए की हो गई, वैल्यू खराब हो गई। जो बकरीद का टाइम बड़ा टफ होता, 3 दिन हम लगे रहते थे वहां पर। सर रेट अभी भी आप लोगों को खोलना चाहिए। ये तो कम से कम आपको करना चाहिए, कम से कम रेट खोलने चाहिए, चाहे आप जमा करें या ना करें, बोले रेट हम खोलेंगे और हर आदमी मान जाएगा, बोलेगा रेट आप। ये डॉक्टर साहब ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसको हम रेट करेंगे यार, कम से कम रेट तो आप लोग खोल के दो। ये हमारा रेट अच्छा। ये उस जमाने की बात है जब क्या कहते हैं 30-35 हजार रुपए बकरा मिल जाया करता था, उस वक्त जो है 2-2.5 रुपए 3,000 रुपए बकरी खाल का रेट 3200 रुपए की गाय की खाल जाती थी। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि खाल एक ही जगह जमा होती थी और लेने वाले को इसे लेना होता था। हाँ, तो रेट भी मर्जी के होते थे। रेट फिर मर्जी के होते थे। वही ना, आप एक काम ये करें, तमाम ऑर्गेनाइजेशन से हम मीटिंग कराते हैं आपकी, वो तमाम लोगों को लेके सब जगह जमा करके कम से कम फंड तो मिल जाएगा लोगों को। नहीं, पहले वो सिस्टम पाकिस्तान रोक दिया। अच्छा चलो ठीक है, हर एक लाइट मूड तब्दीली लाता है अपने अंदर, तो वो सिस्टम एमके ने रोक दिया है। ज़कात फितर का सिस्टम भी रोक दिया क्योंकि बदनामी बहुत ज़्यादा। नहीं, लेकिन अगर आप जिस तरह काम कर रहे, खिदमत खल्क फाउंडेशन काम कर रही थी, उसमें कोई ऐसी बात थी नहीं, अगर लोगों की मदद हो रही थी तो। और बड़े लोग उससे महाना वजीफे भी चल रहे थे लोगों के। देखिए मैं काफ़ी लोग ऐसे हैं, और ख़ास तौर पे जो है देखिए अच्छी चीज़ों को देख, एम्बुलेंस सर्विस चल रही थी जो अभी भी चल रही है हमारी, हॉस्पिटल बना हुआ था हमारे, ठीक है ना, कॉलेज बने हुए थे, कुछ वहाँ जाता था। और इसके अलावा कश्मीर में ज़ल्ज़ला आया, एमके पहुँची थी वहाँ पर, खुल की खिदमत। देखें होना क्या चाहिए, सैलाब जदगान के लिए एमके मदद की ज़माने देना फ़ायदा भी, चैरिटी का फ़ायदा भी बहुत सारा। नहीं वो अपनी जगह है देखें, लेकिन इससे हमारे मुल्क में नुकसान क्या हुआ है आप देखें। अभी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से दस्तरखान फुटपाथ पे लगा दिया और इस पर आप सोशल मीडिया पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। एक्चुअल ये सारी जिम्मेदारी स्टेट की है। अगर स्टेट ऑन करें, देखें पूरे मुल्क के अंदर एम्बुलेंस सर्विस स्टेट चला रही है, सिवाय हमारे। अब आप पंजाब में देखें इनका जो रेस्क्यू सिस्टम है वो कितना स्ट्रॉन्ग है बनस्बत कराची। अभी इन्होंने शुरू की है अमन वाल के साथ मिलके एम्बुलेंस सर्विस, बेहतरीन एम्बुलेंस है। हमारी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो दुनिया में रिकगनाइज हैं कि भाई बहुत बड़ी एम्बुलेंस सर्विस है, लेकिन हमारी एम्बुलेंस डब्बा है ना, उसमें ऑक्सीजन का सिलेंडर है ना, कोई इमरजेंसी कोई इक्विपमेंट्स हैं। तो बेहतर ये होता है कि हम अपने स्टेट को इतना मजबूत कर दें कि उससे सारी फैसिलिटीज जो है स्टेट प्रोवाइड करे। देखिए 9,800 अरब रुपए का टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हैं इस वक्त पूरे सर। लेकिन अभी तो देखें एम्बुलेंसेस का तो कुछ एक वो जो रेस्क्यू बनाई है टीम, वो तो फिर भी काम, क्योंकि अमन एम्बुलेंस वालों को पूरी तरह सिंध हुकूमत ने खरीद लिया है, तो वो कुछ बेहतरी है, कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम जगहों पे एम्बुलेंसेस मिल रही हैं, अच्छी एम्बुलेंसेस हैं। की जो एम्बुलेंस है ना वो प्रॉपर एम्बुलेंस है सर। वो सिंध गवर्नमेंट पूरी वो हाँ अच्छा वहाँ तकरीबन चैरिटी सिस्टम है, आप वहाँ देखें जाके। सर इंश्योरेंस सिस्टम भी है, देखिए इंश्योरेंस सिस्टम भी है। अगर इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस हो जाती है ना, वहाँ कोई शख्स अपना इंश्योरेंस के बगैर जो है ना इलाज करा ही नहीं सकता। लोग बगैर इंश्योरेंस के मर जाते हैं लेकिन इलाज नहीं करा सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। शकील भाई क्या आपने रूटीन नहीं बताया, क्या रूटीन होता है आपका? रूटीन तो बस यही है, देखें लोगों से मिलना मिलाने में निकल जाते हैं दिन। 3rd या 4th डे हम रखते हैं ईद मिलन ट्रेडर्स की इस दफ़ा जो आपने अभी बात की कि लॉन्ग वीकेंड है। हाँ। तो हमने मंडे को रखी है, मंडे वाले दिन फर्स्ट वर्किंग डे में वो लोगों से। फैमिली को कितना टाइम दे पाते हैं? फैमिली को तो टाइम देते हैं बिल्कुल, पहला दिन भी फैमिली के साथ जाता है, सेकंड डे भी फैमिली, 3 दिन वैसे। शादी एक दिन नहीं, 2 हैं माशाल्लाह, 2 भाभी हैं हमारी, और मैंने ही अपने प्रोग्राम पे तो मेरा अल्लाह का शुक्र फैमिली के साथ ही टाइम होता है ज़्यादातर, और मिलना मिलाना भी फैमिलीज के साथ ही होता है, दोस्तों के साथ। तो अब वो सोशल मीडिया आ गया, तो अब क्या मतलब जिम्मेदारियां पूरी कर लेते हैं या अल्हम्दुलिल्लाह? आप समझते हैं और शादी में गुंजाइश है भी?
इस्लाम में, दीन में तो गुंजाइश है, इसमें कोई, उसमें तो दूसरी हम शरई कोई बात कर नहीं सकते, तो ऐसे मसला नहीं। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फैमिली, मेरी फैमिली भी सेटिस्फाइड है, मैं भी सेटिस्फाइड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आज सेकंड मैरिज को भी आज 17 साल हो रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसा मसला नहीं। मेरे वालिद साहब ने 3 शादियाँ की थी माशाल्लाह। नहीं अच्छी बात है सर, आप जो अफोर्ड कर सकते हैं। और मामला ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप अपनी फैमिली को बैलेंस लेके चलें। बैलेंस एक चीज़ को आप एक तरफ झुकाव करते हैं तो फिर आप आपके अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दोनों तरफ बराबर से आप चल रहे होते हैं माशाल्लाह। बराबर तो इंसान की कोई ताकत नहीं कर सकते, लेकिन आप फिर भी बैलेंस अगर अपने तौर पे लेके चलते हैं और बड़ी बात, अगर आपकी लाइफ में सर मैसेज क्या देना चाहेंगे? शॉर्ट मैसेज, वन लाइनर। शॉर्ट मैसेज यही है कि इस वक्त हमें सिंसियरिटी जो है अपनी मैशियत को मजबूत करना है, उसके लिए सरकारी सतह पे और अवामी सतह पे आगे फ्रंट पे आना पड़ेगा और कोई हमारा ऑप्शन। ठीक है जी साजिद भाई। देखिए इस वक्त ज़रूरी है कि इंसान तक़वा इख्तियार करे। तक़वा जो है वो है हुकूकुल इबाद है। सही बात है, बंदों के फर्ज है उसको 100% पूरा करें। ठीक, और बाकी अल्लाह ताला ज़िंदगी में उसके बाद आसानी पैदा कर देता है। सुभान अल्लाह। सर वाकई आप, मुझे अंदाजा हो रहा है बहुत रूहानी होते जा रहे हैं आप माशाल्लाह। जी आप बताइए। बस अपनी मईशत को मजबूत करने के लिए सबसे पहले अपने आप को मजबूत करें, मजबूर नहीं बने। ये नहीं कि अब कोई मुझे तो मदद आप जिम ज्वाइन कर लें और मजबूत हो जाएंगी। नहीं, जिम मजबूती नहीं, आपको फिजिकल मेंटल स्ट्रॉन्ग है। चलें बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा। ये एडोर का गिफ्ट हैम्पर है। बैठे बैठे शरीफ भाई, आप तशरीफ रखें। ये लें, ये एडोर का गिफ्ट हैम्पर है, ये आपके लिए है और ये आपके लिए। माहिन बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शर्जील भाई बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। नाज़रीन हमारी आज की जो ये ट्रांसमिशन जो मेरा स्लॉट था ये अपने ख़िताम पर पहुँचता है। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।